हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की मेरे इस वीडियो में। आज मैं लेकर आ गया हूं वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 11 का मैथ का पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ एग्जाम पेपर। और ये एनुअल एग्जाम पेपर है। इसमें सबसे पहले यहां पर देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए गए थे, इसको मैंने किया। और ये वीडियो पहले आप जान लीजिए कि बहुत बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, इसीलिए आपने सर्च किया होगा। तो देखे होंगे कोई भी आपका सोल्यूशन नहीं दे रहा होगा मैथ के पेपर का, जो है आपके कक्षा 11 का किसी ने भी अभी तक सोल्यूशन नहीं दिया है। तो मैं पहली बार इस वीडियो को लेकर आया हूं कि पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जाए। और इसको बनाने का के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है, और इसीलिए मुझे पता चल गया कि क्यों लोग अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं दे रहे थे। अब मैं समझ चुका हूं। तो यहाँ पर लेकिन मैंने पूरा मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो बनाया है। तो पूरा अंत तक वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ से पहला है बहुविकल्पी प्रश्न का वाला। तो इसमें आयोटा के पावर में -39 का मान है। तो आयोटा के पावर में -39 है, -39 है, यानी कि 1/, यहाँ पर सोल्यूशन आप देखेंगे ये आपके लिए विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे -39 था, इसलिए 1/, जब करेंगे तो इसका पावर में आयोटा के पावर में 39 प्लस का हो जाता है। जब माइनस है यानी कि बटे में है, ये 1/, में आयोटा के पावर में +39 हो जाएगा। बाद में इसको एक फॉर्मेट में लिख रहे हैं, आयोटा की पावर में 4 × 9, यानी कि आपका 4 9 36, 36 फिर आयोटा की पावर में 2, तो 36 2 38, 1 39, यहाँ पर इसके पावर में 1 होगा ना, तो 39 हो जाएगा। इस तरीके से एक फॉर्मेट में लिखा जा रहा है जिससे कि इसका मान हम आसानी से पुट कर सकें और इसका आंसर हमें प्राप्त हो सके। तो आयोटा की पावर में 4, यहाँ पर मैंने बताया कि आयोटा की पावर में 4 बराबर 1 होता है, इसका मान 1 होता है। तो 1 का अगर 9 बार हम करेंगे इसका गुणा, तो फिर 1 का 1 ही आता है। और फिर आयोटा के पावर में 2 जो है इसका मान होता है -1, तो इसका इस तरीके से -1 हो जाता है। फिर आयोटा का मान, आयोटा ये इसका और कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस तरीके से सॉल्यूशन पूरी तरीके से यहाँ करके दिखाया गया है आपको। बाद में यहाँ पर डायरेक्ट ये आपका 1/, माइनस आयोटा आ जाता है। फिर यहाँ पर इसका प्रमेयीकरण कर देते हैं, तब आपका आंसर ये आयोटा आ जाता है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, इस तरीके से करना है आपको भी क्वेश्चन। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसी तरीके से इनका सबका सॉल्यूशन करना है। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मैं बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो वीडियो लंबा होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, यदि ए एक सेट है, ये यहाँ पर इतने सेट में ये अवयव हैं और बी में ये इतने अवयव हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर है। तो किसके बराबर है ए इंटरसेक्शन बी? तो यहाँ पर हम करके दिखाएंगे कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में, यानी कि इसमें, इस सेट में, इस समुच्चय में और इस समुच्चय में, दोनों में जो संख्या हैं वो इंटरसेक्शन होती हैं। तो उन्हीं संख्याओं को इंटरसेक्शन कहते हैं। तो इसमें भी 4 है और इसमें भी 5 है, इसमें भी 4, इसमें भी 5, दोनों में 4 और 5 कॉमन है, इसलिए ये इंटरसेक्शन हो जाते हैं। तो इसका बराबर ये वाला आपका सा वाला आंसर सही हो जाता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे समुच्चय ए दिया गया है, इसमें ये अवयव हैं कि घात समुच्चय लिखना है। तो घात समुच्चय क्या होता है कि उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2n होता है, इसी को घात समुच्चय कहते हैं। 2 के पावर में n जहाँ पर होता है अवयवों की संख्या की, सेट में जो समुच्चय है उसमें कितने अवयव हैं उनकी संख्या पर डिपेंड करता है n का मान। तो यहाँ पर 2 के पावर में n4, यहाँ पर 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4, तो 4 संख्याएं, तो 2 के पावर में 4 हम लिख देते हैं। तो यही वाला बा वाला आपको आंसर सही हो जाता है। तो अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन जो आपका बहुविकल्पी है, यहाँ पर दिया गया है आपके, ये लिमिट चैप्टर से है। तो यहाँ पर लिमिट पूछा गया है, दिया गया है घा वाला। तो लिमिट x टेंस टू 1, यानी कि x 1 तक जाएगा, तो ये 6x² + 4x + 3 का मान ज्ञात करना है हमको। तो इसमें डायरेक्ट हम x का मान इसमें पुट कर देंगे और यहाँ पर देख लीजिए इसी तरीके से लिख करके हल। फिर यहाँ पर x का मान रख देते हैं 1, तो फिर 1 का गुणा करने पर, वर्क करने पर यहाँ पर 6 आ जाएगा, 4 फिर 3 जोड़ देंगे तब यहाँ पर 13 आंसर इसका आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है और कल मेरा भी पेपर है, मैथ का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए मुझे भी अच्छी सी तैयारी मैं कर चुका हूँ। वैसे तो ये आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों की तैयारी कर चुका हूँ और आपके लिए भी करा दे रहा हूँ। और भी कुछ क्वेश्चंस देखने के रह जाते हैं, क्योंकि जितना भी आप तैयारी कर लीजिए एग्ज़ाम के लिए वो कम ही होता है हमेशा। तो यहाँ पर आप देखेंगे दीर्घवृत्त जो आपका है, इतना समीकरण दिया गया है दीर्घवृत्त का,
की उत्केंद्रता, मतलब कि उसका उत्केंद्रता ज्ञात करना है। ई वाला, ई जो होता है वही, उसी को उत्केंद्रता कहते हैं, वही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका सॉल्व करके आप देख लीजिए, इसको 144 उधर भेज देते हैं, फिर इसको 1 इंटू में करके इसको डिवाइड में इधर ला देते हैं। 144 इंटू 1 अगर करेंगे तो इसका मान 144 ही रहता है, इसीलिए यहाँ पर 1 अगर करेंगे तो फिर इधर 1 के गुणे में 144 है तो उधर जाएगा बटे में, यानी कि भाग में दोनों के चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका मान प्राप्त हो जाता है। ए स्क्वायर बराबर 36, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है बराबर 1। ये आपका दीर्घवृत्त का सूत्र, ये समीकरण होता है। तो इस तरीके से मानक समीकरण है ये। और यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 36 हमें प्राप्त हो जाता है और बी स्क्वायर बराबर 16 प्राप्त हो जाता है। तो इस सी यहाँ से हम निकालते हैं, पहले सी निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना होता है सी के लिए। तो अंडर रूट में 20 आपका ये सी निकल आता है, जिसका मान 2 अंडर रूट 5 होता है। और उत्केंद्रता ई बराबर सी बाई ए होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से देख लीजिए, इसको सी का मान रख देते हैं 2 अंडर रूट 5 और बटे में ए जो आपका निकला है ए इक्वल टू कितना होगा 6, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है 36 है। तो आपका ई बराबर, मतलब ए बराबर आ जाएगा आपका 6। तो यहाँ पर इस तरीके से 5 अंडर रूट 3 इसका आंसर आ जाता है। अब हम देखेंगे इसके अगला आंसर जो है ये है आपका समांतर श्रेणी से। तो यहाँ पर श्रेणी दिया गया है आपको, इस तरीके से एक श्रेणी दे दी गई है और पूछा है वह इस श्रेणी का वह कौन सा पद शून्य है, मतलब वह कौन सा पद है जो शून्य है। तो दिया है श्रेणी इतनी, फिर इसके प्रथम पद जो है ए इक्वल टू 76, फिर d इक्वल टू आपको निकालना होता है। तो d कैसे निकलता है, तो दूसरा जो पद है उसमें से पहला पद अगर माइनस कर देते हैं तो d निकल आता है, यानी कि सार्वंतर निकल आता है। तो -4 इसका सार्वंतर निकल आया। फिर an यानी कि nवां पद इस तरीके से कौन सा पद पूछा है ना, तो nवां पद, तो कौन सा पद यानी nवां पद। तो n का अभी वैल्यू नहीं पता है कौन सा पद है ये, तो इसके लिए ये सूत्र रख देते हैं। ये सूत्र है, इसके a का वैल्यू रख देंगे हम, फिर n का वैल्यू हमें फाइंड करना है और -4 d का वैल्यू रख देते हैं बराबर 0, क्योंकि हमें कौन सा पद शून्य है तो शून्य ज्ञात करना है ना, मतलब शून्य है कौन सा पद। तो बराबर में अगर 0 रख देंगे, यानी कि an का मान 0 है, तो यहाँ पर n-1 ये आप इस तरीके से इस 76 को उधर पक्षांतर कर देंगे और इस तरीके से इसको थोड़ा सा सॉल्व करके यहाँ पर n इक्वल टू 20 आपका आंसर आ जाता है। और इसको सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं अभी तक, तो ये सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कोसेक थीटा है इज इक्वल टू 2, तब आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में, मतलब हल मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर दिया गया है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो आपका साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, यहाँ पर फिर से मैंने लिख दिया है, और के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कि इनके दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करेंगे, हमको क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध नहीं, इसका वैल्यू आपको प्राप्त करना है। तो मैं एक तरीके से वर्ग करके इसका वैल्यू प्राप्त करने वाला हूं। तो इसका दोनों पक्षों का वर्ग जब करेंगे तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 4। तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आप फार्मूला लगा के ये वाला आप ला देंगे। फिर यहाँ पर इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और 1 बाई साइन थीटा। कोसेक थीटा का क्या मान होता है 1 बाई साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाता है, फिर 2 बचता है। 2 को आप उधर जब भेजेंगे, इधर देखिए यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4 है। यहाँ पर 2 बचता है, सिर्फ साइन थीटा से साइन थीटा करने के बाद 2 बचेगा। फिर आपको साइन थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका मान भी 2 ही है और इसका मान भी 2 ही है। यहाँ पर इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये आपके एग्जाम पेपर में इसी के जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन है आपका ये NC10 इज इक्वल टू NC15। तो हमें 27 यानी कि 27 CN का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान किस तरीके से ज्ञात करने वाले हैं, तो एक सूत्र होता है इसके लिए कि दिया है यहाँ पर इस तरीके से हम लिखेंगे। हल जब लिखेंगे तो इसका एक फॉर्मेट होता है, तो लिखने का तरीका भी आप सीखते रहिए किस तरीके से लिखना है। तो NC10 यानी कि NC10 बराबर NC15 ये आपको दिया गया है। उसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे,
NC10 बराबर NCN माइनस 15। इसका यही आंसर है कि मतलब कि ये होता है आपका फार्मूला कि NCR बराबर NCR माइनस मतलब n माइनस आर, ये इसका फार्मूला होता है। तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे जब, तब हम 10 बराबर n माइनस 15 पाते हैं। इसमें 10 बराबर n माइनस 15 पाते हैं, तो n बराबर क्या होता है 25, n बराबर 25 हो जाता है। तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर 27 CN में रखेंगे जब, तो 27 CN का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 27 CN यानी कि 25 यानी कि 25 बराबर 27 का फैक्टोरियल लेंगे, फिर 27 में से 25 यानी कि 25 माइनस कर देंगे उसका फैक्टोरियल लेने के बाद, इंटू मतलब कि ये आपका 25 फैक्टोरियल। इसका NCR का फार्मूला आप जानते होंगे कि होता है पहले n फैक्टोरियल बटे में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो उस तरीके से इसका ये कर देते हैं फिर यहाँ पर इसका एक्सपेंशन करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से ये कर देते हैं। इसका काट पीट करके आपको डायरेक्ट इसका आंसर जो मिलेगा 351 इसका आंसर मिल जाता है। 27 CN का मान जो है आपका 351 प्राप्त होता है। फिर अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन जो है, किसी घटना के प्रतिकूल संयोगना मतलब कि संयोगानुपात 2 संबंधे 5 है, तो घटना के घटने की प्रायिकता की ज्ञात कीजिए। मतलब कि अगर किसी घटने की घटना जो है उसके घटने की प्रतिकूल यानी कि उसके अनुसार जो ये आपके संयोग हैं वो 2/5 हैं के अनुपात में है, 2 और 5 के अनुपात में है, तो घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात करना है। यानी घटना कितने हद तक घट सकती है, इसके कितनी संभावना है, उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रतिकूल संयोगानुपात, इसका एक फार्मूला होता है कि 1 माइनस ये P ऑफ E और बटे में P ऑफ E इज इक्वल टू, ये आपको जो अनुपात दिया गया है वो रख देंगे, 2/5 रख दिया मैंने। फिर इसका 5 का गुणा आप इधर कर दीजिए और इसको ये जो P ऑफ E है उसको उधर भेज दीजिए। तो इस तरीके से भेज देंगे। फिर इसका सॉल्व करने के बाद आपको P ऑफ E का मान आएगा, प्राप्त हो जाएगा 5/7। तो इस तरीके से इसका भी आपको घटना के घटने की कितनी संभावना है, उसकी प्रायिकता क्या है, ये आपको पता चल। तो यहाँ पर आपको तीसरा क्वेश्चन है जो वो है 1 + 3 आयोटा बटे में 1 - 2 आयोटा को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करना है। तो इसका यानी कि z बराबर सम्मिश्र संख्या है ये, क्योंकि इसमें आयोटा है जो परिभाषित नहीं होती है, तो इसके लिए सम्मिश्र संख्या 1 + 3 आयोटा बटे में -2 आयोटा, इसका ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए हम पहले इसको A + IB के रूप में बदल लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका करने के बाद आंसर मतलब सॉल्यूशन करने के बाद आप देख लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से। इसको पहले इसका मान ऊपर प्रमेयीकरण कर देंगे तब इसका मान प्राप्त हो जाएगा। फिर इसका प्रमेयीकरण करने के बाद हमें प्राप्त होगा -1 + आयोटा, यानी कि इसका जो A + IB के रूप में इसका फॉर्मेट प्राप्त हो जाता है। फिर यहाँ पर हम तुलना करते हैं r cos थीटा इज इक्वल टू -1, ये जो आपका ये होता है ये r cos थीटा होता है, और यहाँ का जो आपका IB होता है वो r sin थीटा होता है। b जो है r sin थीटा होता है। तो इस तरीके से उसका मान रख देते हैं, i के इंटू में क्या होगा 1, अगर कुछ नहीं है तो 1 गुणे में होगा i के, तो यहाँ पर 1 रख देते हैं। तो r² ये आपका ध्रुवीय मतलब कोणांक ज्ञात करने के लिए पहले आपको ध्रुवीय रूप के ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र जो है वो है r² ब्रैकेट में cos² थीटा प्लस sin² थीटा, ब्रैकेट बंद हो जाता है। फिर यहाँ पर इस तरीके से 1 + 1 ये वाला कर देते हैं, बाद में इसका यहाँ से प्राप्त हो जाता है r² बराबर 2 और r मतलब r बराबर हो जाता है यहाँ पर √2। इस तरीके से इसका मान प्राप्त हो जाता है। और बाद में अब हम देखेंगे इसके आगे का जो सोल्यूशन है, नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। यहाँ पर r का मान ज्ञात करने के बाद यहाँ पर रखेंगे जो r cos थीटा था उसकी जगह पर हम r का मान रख देते हैं √2 cos थीटा इज इक्वल टू -1 और cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, ये आपको प्राप्त हो जाता है। फिर √2 sin थीटा, इसके भी r sin थीटा की जगह पर रख के इसका भी मान प्राप्त कर लेते हैं। थीटा बराबर 1/√2 हो जाता है। और यहाँ पर इसका मान यानी कि 45 डिग्री का ये मान है sin 45 डिग्री का। और यहाँ पर आप देखेंगे थीटा जो कोणांक होता है वो ज्ञात करने के लिए π - π/4, और ये आपका थीटा होता है वो क्या होता है -π से बड़ा होता है, लेकिन पाई
के बराबर या फिर पाई से छोटा होगा, लेकिन पाई के ऊपर नहीं जाएगा, यानी उससे ज़्यादा नहीं जाता इसका मान। तो यहाँ पर थीटा निकाल लेते हैं, पाई माइनस जो आपका ये यहाँ पर थीटा प्राप्त हुआ था 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को रेडियन में लिख करके यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो 3π/4 प्राप्त हो जाता है। उसको फिर हम इस फार्मूले में रख देंगे और ये आपका ध्रुवीय रूप प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं और हमेशा स्क्रीनशॉट लेते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर अब आपका अगला जो क्वेश्चन है x का वह मान ज्ञात करना है, वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु इतने इतने और इतने संरेख हैं, यानी कि x का वह मान ज्ञात करना है। यहाँ पर x का मान जो है वो ज्ञात करना है जिससे कि ये जो 3 बिंदु हैं वो संरेख हो जाए, एक रेखा पे हो जाए। तो यहाँ पर रेखा की प्रवणता से हम इसको संरेखता सिद्ध करेंगे कि ये संरेख है, मतलब इसका x का मान निकालेंगे कि x अगर संरेख है तो x का मान क्या होगा। ये जो बिंदु हैं वो संरेख हैं तो x का मान क्या होगा वो प्रवणता से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाता है। प्रवणता का सूत्र क्या है, y2 - y1 और x2 - x1। इस तरीके से इसको रख देते हैं। पहले इन दोनों बिंदुओं को लेंगे, इन दोनों को प्रवणता ज्ञात करेंगे, फिर इन दोनों को बिंदुओं की प्रवणता ज्ञात कर लेंगे, बराबर में कर देंगे इन दोनों को। तब यहाँ पर आपको x का मान 1 प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से आप देख लीजिए, बहुत सरल भाषा में मैंने किया है तो आप आसानी से समझ जाएंगे और टाइम ज़्यादा ना वेस्ट ना हो, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ सब क्वेश्चंस। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। 5 अंकों की आपको ये संख्या दी गई है जिससे कि 3 अंकी संख्या बनेगी, मतलब कितनी 3 अंकी संख्याएं बनेगी कि किसी संख्या में किसी अंक का एक बार से अधिक बार प्रयोग ना हो। यानी कि जो आपको कितनी अंकी मतलब 3 अंकी संख्या बनानी है और जिसमें कि एक शर्त दिया गया है कोई भी अंक एक से अधिक बार प्रयोग ना हो। तो यहाँ पर प्रयोग ना हो तो इसके लिए आपके लिए सूत्र हो जाता है NPR यानी कि कितनी संख्याएं हैं और कितनी संख्याएं आपको दी गई हैं। तो 5 संख्याएं दी गई हैं और बाद में कितनी अंकी संख्या बनानी है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे NPR 5p3 हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल और बटे में 5 - 3 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो 60 मिल जाएगा। और इस तरीके से भी आप आसानी से कर सकते हैं कि पहले जो आप ब्लॉक बनाएंगे, 3 ब्लॉक बना लेंगे, 3 अंकी संख्या भरना है। तो पहले ब्लॉक में भरने के लिए आपके पास कितने अंक होंगे, 5 अंक, फिर दूसरे में 4, फिर तीसरे में 3। अगर पुनरावृत्ति की आपको अनुमति होती तो यहाँ पर सब में 5-5 भर देते और 125 आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर 5 × 4 × 3 करेंगे तो 60 आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका समांतर श्रेणी से। यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन आया है, तो -6 इसका इस तरीके से ये एक आपको ये श्रेणी दे दी जाती है। इसके कितने पदों का योगफल पूछा गया है कि -25 है, कितने पदों का इसके योगफल -25 है। तो यहाँ पर n का वैल्यू इसमें भी ज्ञात करना है हमें। तो दिया है कि समांतर श्रेणी इतने है, a का मान पहला जो प्रथम पद है वो हम रख देते हैं, d क्या है सार्वंतर, यानी कि उसके बटे में मतलब कि उसमें से इसको अगर घटा देंगे तो इसका सार्वंतर पता चल जाएगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी है तो इसको घटा के किया जाता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। फिर इस तरीके से यहाँ पर सार्वंतर प्राप्त हो जाता है 1/2। फिर इसको SN, ये जो आपका योग का फार्मूला है, इसके समांतर श्रेणी के योग का n पदों का योग का फार्मूला है, तो SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d। इस तरीके से आपको इसका फार्मूला पता होगा। और यहाँ पर SN यानी कितने पदों का योग, तो इतने पदों का योग ये है, -25 है, तो n का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे तो इसको 2 को उधर भेज देंगे, 50 हो जाएगा। फिर इस तरीके से सॉल्यूशन करके आपको यहाँ पर तक देखेंगे तो -100 = n² - 25n प्राप्त होगा। बाद में फिर नेक्स्ट पेज में आधा सॉल्यूशन मैंने किया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये n² - 25n और +100, इस तरीके से इसका मान जो n का आता है 5 और 20 मान निकल के आ जाता है। और यहाँ पर इस तरीके से आसानी से सब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और मैं इस वीडियो में आपको पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि हर जगह हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है। तो इनको सॉल्यूशन आपको देखना और करना आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। sin x और
cos x का फलन का अवकलन ज्ञात करना है। तो जो इसका फार्मूला होता है कि sin x डॉट, यानी कि दो कोई हैं जिनका फलन का अवकलन आपको ज्ञात करना है, तो y इक्वल टू जी एक्स, ये आपका फार्मूला लग जाता है जी ऑफ एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से आपका फार्मूला लग जाता है। बाद में वाई डैश इस तरीके से आपको प्राप्त होता है। फिर आप अगर इसका साइन एक्स का अवकलन ज्ञात करते हैं, मतलब कि इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो cos x प्राप्त होता है, और अगर cos x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन एक्स प्राप्त होता है। फिर इसी तरीके से y इक्वल टू साइन एक्स और cos x पे इसका जब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर इस वाले में पुट करेंगे वैल्यू इसका, तो cos x और गुणे में cos x माइनस साइन एक्स और इंटू साइन एक्स हो जाता है। तो इस तरीके से y डैश इक्वल टू आ जाता है आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस तरीके से इसका फलन का अवकलन जो था वो ज्ञात हो जाता है। फिर अगला आपका क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि r यदि 5, मतलब r का मान ज्ञात करना है, यदि 5 इंटू 4 पी आर इज इक्वल टू 6 पी आर माइनस 1 है, तो इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आसानी से जो पहले मैंने सूत्र लगाया था उसी को लगाते हुए यहाँ पर भी इसको करना है, और इस बहुत आसान ये क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए इस तरीके से करना है, और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो इसलिए सरल क्वेश्चंस को मैं स्किप कर दे रहा हूँ और आसानी से आपको बस दिखा दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं इतना सरल भाषा में लिखा हूँ कि आसानी से आप उनको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आसानी से मैंने काट के भी दिखा दिया कि क्या क्या कट जाता है, फिर उसको किधर भेजना है वो आप देख लीजिए, और उधर भेज करके पक्षांतर करके इसका मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आर का मान मैं दिखा दे रहा हूँ। आर का मान 3 और 8 प्राप्त हो जाता है। फिर आपका इसका चौथे का क्वेश्चन है आपका, ये इसमें ये नंबर अंक आंकड़े दिए गए हैं के लिए आंकड़ों के लिए जो आपका है माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है, मतलब कि इसके माध्य पहले ज्ञात करेंगे, उससे माध्य विचलन आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप माध्य ज्ञात कर लीजिए, इस तरीके से आपको माध्य ज्ञात हो जाता है। तो माध्य जो होता है वो 10 प्राप्त हो जाता है। तो पहले माध्य के लिए क्या करते हैं, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, इस तरीके से आपका माध्य ज्ञात हो जाता है। फिर माध्य विचलन के लिए क्या करते हैं, सिग्मा मॉड ऑफ एक्स आई, यानी कि इनमें की सब हर एक पद को एक्स आई ये है, तो हर एक जो मतलब हर एक पद को अलग अलग रख के योग करके यहाँ पर जब जोड़ के लाएंगे तब आपको आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, तो इस तरीके से रख दें। एच क्या है, यहाँ पर आंकड़ों की संख्या ही एच यहाँ पर है, तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाता है। फिर आप देखेंगे किस तरीके से आधा सॉल्यूशन इधर है दूसरे पेज पे, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो है आपका आधा सॉल्यूशन यहाँ पर है। इस तरीके से आपको पूरा ऐड करके आपका जो ये माध्य विचलन का ये सिग्मा मॉड ऑफ एक्स आई और माइनस एक्स जो था वो इस तरीके से आपको प्राप्त हो जाता है 24। तो माध्य विचलन क्या हो जाएगा, 24/10। माध्य विचलन जो है आपका 24/10 हो जाएगा, और 2.5 माध्य विचलन आपका ज्ञात हो जाता है। तो इस तरीके से आसानी से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको सभी क्वेश्चंस को। तो फिर अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है, बिंदु में ज्ञात करना है कि बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने से बने रेखाखंड, यानी कि जो इतने और इतने को बिंदु को मिलाता है उसका रेखाखंड जो है वो 2 और 3 अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर दिए। इनको जो अंतः विभाजित करने वाला बिंदु है इतने और इतने संबंध में, तो उसका आपको मान ज्ञात करना है। तो क्या कौन से बिंदु हैं वो, तो x का मान इस तरीके से ज्ञात कर लेते हैं हम। तो इसका फार्मूला आप जानते होंगे, m इंटू x2 m1 इंटू x2 प्लस में m2 इंटू x1, इस तरीके से बटे में m1 प्लस m2 होता है। ये इस तरीके से आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने बता दिया। और ऐसे ही सब तीनों फार्मूले लगा करके आपको तीनों का मान ज्ञात कर लेना है, और यहाँ से आपको ये जो बिंदु प्राप्त हो जा रहे हैं, अतः बिंदु इतने XYZ का मान इतना 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 होगा। तो इनको आसानी से आप देख लीजिए और समझ लीजिए। ये बाद में अगला आपका अंतिम क्वेश्चन है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां तथा 11वां पद क्रमशः P Q R S है, तो दिखाइए कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। यहाँ पर आपका पी एस था, पी एस है ए एस नहीं है, पी एस। तो दिया है कि 5वां पद यानी A5 इक्वल टू ए आर के पावर में 4। ए आर के पावर में 4 कहाँ से आया, क्योंकि जो आपका टर्म होता है कोई भी, तो ए आर n-1 होता है। तो n यानी कि टर्म जो भी है उसके में से एक घटा देना है। तो 5वां था तो r के पावर में 4,
ए इंटू आर के पावर में 4 बराबर पी, और फिर आपका 8वां पद है ए आर के पावर में 7 बराबर में क्यू। यहाँ पर दिया गया ना क्रमशः पी क्यू एस है, तो इस तरीके से आप समीकरण याद कर लीजिए, समीकरण बना दीजिए इन तीनों को। बाद में फिर आपको क्या सिद्ध करना है यहाँ पर लिखना है, तो सिद्ध जो करना है क्यू स्क्वायर बराबर पी एस, ये सिद्ध करना है। इसको मैंने समीकरण नंबर 4 दे दिया नाम। फिर समीकरण 4 में पी क्यू एस, जो पी क्यू एस है इसमें उसका मान समीकरण 1 2 3 से, यानी समीकरण 1 2 3 से पी का मान ए के पावर ए इंटू आर के पावर 4, ऐसे ही क्यू का मान और एस का मान रखने पर, जब मान रखेंगे आप तब यहाँ पर आपको इस तरीके से ए आर के पावर में 7 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि क्यू स्क्वायर था। बाद में फिर पी का मान रखिए, फिर एस का मान रखिए, जब गुणा करेंगे तो इसी तरीके से ये दोनों प्राप्त हो जाते हैं बराबर में। तो यह सिद्ध हो जाता है कि जो आपका 5वां पद और 8वां पद 11वां पद है उसका मान जो है क्यू स्क्वायर बराबर पी एस के बराबर है। तो ये अंतिम क्वेश्चन आपका हल हो जाता है। और ये वीडियो आपको छोटा लग सकता है, लेकिन मैंने इस वीडियो के लिए बहुत ही मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। कितना भी मेहनत लगे, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो जरूर दूंगा और आपका मदद हमेशा करता रहूँगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है या फिर कुछ भी गलती लगती है या फिर कोई आपको समझ में अच्छे से नहीं आया, तो कमेंट जरूर करिएगा, उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊँगा, या फिर उसके बारे में कुछ भी स्पष्टीकरण जो करना होगा वो मैं बाद में कर दूंगा अच्छे से। तो यहाँ पर कल मेरा भी पेपर है, तो अच्छे से आप इसका तैयारी करिए और अपना भी पेपर आप दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।